आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन अध्यापन योजना में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कक्षा 9वीं क्षितिज में हमने अध्याय 2 ल्हासा की ओर प्रारंभ किया था। आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेखक ने अपनी यात्रा नेपाल से प्रारंभ की कलिम्पोंग के रास्ते के द्वारा। उस समय हिंदुस्तान की सारी चीज़ें तिब्बत इसी रास्ते से जाया करती थी। लेखक ने भी यात्रा करने का निश्चय किया और यात्रा के दौरान उसको क्या क्या परेशानियाँ आई, किस प्रकार उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की, यही अपन आगे जानेंगे। लेखक सबसे पहले प्रारंभ में वहाँ पे किसी परित्यक्त किले के अंदर रुकता है और वहाँ पे उसको मक्खन वाली चाय मिलती है। चाय का रंग तैयार हो जाने पर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। यहाँ तक हमने इस पाठ को पढ़ा था। उस समय वहाँ का जो वातावरण था, कोई भी किसी को भी अपरिचित को अपने आप पे ठहरने नहीं देता था, लेकिन थोड़ी सी जान पहचान हो जाने के बाद वे लोग आने वाले का स्वागत करते थे, चाय वगैरह इत्यादि उनको पिलाते थे। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जब लेखक वहाँ से चलने लगा तो एक आदमी राहदारी उनसे कुछ मांगने के लिए आया। हमने वह दोनों चीटे उसको दे दी। चीटे का मतलब 2 पर्चियाँ, जिसका अर्थ ये था कि येणम गांव के पास जब वे पुल से नदी पार कर रहे थे तो जोंगपोंग मजिस्ट्रेट के हाथ की लिखी 2 चिट्ठियाँ जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की थी, वो दोनों चिट्ठे उन्होंने उस व्यक्ति को दे दी। शायद उसी दिन लेखक और उसके साथ वाले सभी लोग थोंगला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। थोंगला का अर्थ होता है तिब्बती सीमा का एक स्थान। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिकमंगे रहते भी ठहरने के लिए एक अच्छी जगह मिली। और 5 साल बाद जब वे वापस इसी रास्ते से लौटे थे और भिकमंगे नहीं, उस समय जब ये पहले आए थे तो एक भिकमंगे की तरह आए थे, लेकिन जब अगली बार जब वापस आए तो एक भद्र का मतलब एक शालीन सभ्य यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर वे लोग आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने उनको रहने के लिए जगह नहीं दी और वे लोग गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग वहाँ का एक प्रिय पेय पदार्थ है और शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को स्वस्थ रखते हैं। अब वे सबसे पहले उनको सबसे कठिन डांडा थोंगला जो मैंने अभी आपको बताया, तिब्बती सीमा का स्थान जो कि उन्हें पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव कोई लोग नहीं रहते थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर दूर तक किसी भी आदमी को वहां पर देखा नहीं जा सकता था। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बती में गांव में आकर किसी का खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में अगर किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का खून हो जाए, तो मरे हुए आदमियों के लिए यहाँ पर कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर यहाँ की सरकार इतना खर्च नहीं करती है और तो और वहाँ कोई गवाह भी नहीं मिल सकता। सबसे पहले वहाँ के डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उस व्यक्ति के पास कुछ पैसा है या नहीं। कहने का मतलब ये था कि वहाँ पे लूट खसोट खूब होती थी। सरकार भी वहाँ की परवाह नहीं करती थी, इसलिए किसी का खून भी हो जाता तो सरकार किसी तरह का उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। हथियार का कानून न होने के कारण वहाँ के लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक अपने साथ में लेके घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। यदि वहाँ के लोगों को डाकू अगर नहीं मारे तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए लोगों को अपने पास पिस्तौल और बंदूक रखनी पड़ती थी। लेखक ने जब वहाँ पता किया तो उसे मालूम हुआ कि पिछले साल थोंगला के पास किसी का खून हो गया था। शायद
खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, हमारे पास कुछ था नहीं। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार कर, जीप निकाल कर, जैसे वहाँ के लोग करते थे, हम भी बिल्कुल वैसे ही करने लग जाते थे। कुची कुची एक पैसा कहते हुए वहीं पे भीख मांगने लग जाते थे, ताकि दूसरे लोगों को ये लगता था ये भी भिखमंगे हैं और भीख मांग रहे हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने अपने मित्र सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी उस पर रख लेंगे और आगे की चढ़ाई पूरी करेंगे। दूसरे दिन लेखक घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की भाग की तरफ चल पड़ा, जो कि बहुत ऊंचाई पर था। डांडी से पहले एक जगह वे और उसके मित्र रुकते हैं और चाय पीते हैं और दोपहर के वक्त वे डांडे के ऊपर सबसे ऊपरी भाग पर चढ़ाई पर वे पहुंच जाते हैं। वे लगभग समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। हमारी दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर, सफ़ेद बर्फ़ के शिखर चले गए थे। भीटे की ओर एक दीवार की तरह दिखने वाले पहाड़, ऊंची चोटी की तरह दिखने वाले पहाड़ जो कि बिल्कुल नंगे थे, ना तो वहाँ पर बर्फ़ की सफ़ेदी थी और ना किसी तरह की वहाँ पर कोई हरियाली थी। उत्तर की तरफ जब देखा तो वहाँ पे बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई दे रही थी। सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का, वहाँ ऊंची पहाड़ियों के कोई देवता थे, उनका वहाँ पे मंदिर था, स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से बहुत सुंदर सजाया गया था। अब जब वे ऊपर की तरफ चढ़ गए थे, आगे की जो उनकी चढ़ाई थी वह बराबर उतराई पर थी। अब उनको उतराई पर चलना था, वापस नीचे की तरफ उतरना था। चढ़ाई तो हालांकि कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल मुश्किल नहीं थी। शायद लेखक के 2 एक और सवार साथी उनके साथ चल रहे थे। लेखक का घोड़ा शायद थका होने के कारण धीमे चलने लगा। लेखक ने समझा कि शायद चढ़ाई की थकावट के कारण यह ऐसा कर रहा है और लेखक उसको मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह घोड़ा बहुत पीछे चला गया और मैं दैनिक वक्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। दैनिक वक्तों स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेंतेज, जो कि 17वीं शताब्दी में स्पेन में हुए थे, उनके उपन्यास का नायक था डॉन क्विक्सोट का नायक, जो कि घोड़े पर चलता था। लेखक ने उसी शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो लेखक दैनिक वक्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। ऐसा जान नहीं पड़ रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या घोड़ा पीछे जा रहा है। जब लेखक ज़्यादा जोर देने लगता तो वो घोड़ा और ढीला पड़ जाता, सुस्त पड़ जाता। एक जगह पर जाके 2 रास्ते निकल रहे थे। एक रास्ता बाएं की तरफ जा रहा था और दूसरा तरफ दाएं तरफ जा रहा था। लेखक बाएं का रास्ता लेकर लगभग 1.5 मील चला गया और आगे जब जाके किसी घर में उसने पूछा तो पता चला कि जिस रास्ते की ओर उसको जाना था वह रास्ता लंगकोर का पीछे की तरफ ही रह गया, जो कि दाहिनी तरफ मुड़ता था। लेखक वापस लौटा उसी रास्ते की तरफ जहाँ से 2 रास्ते गुजर रहे थे। 4-5 बजे के करीब लेखक अपने गांव से कुछ ही दूरी पर था तो सुमति, उसका मित्र जो था, उसका इंतज़ार करते हुए मिला। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे होते हैं उपले, गाय और भैंस के गोबर से जो उपले बनते हैं, जिनको ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, उनको कंडे कहा जाता है। लेखक ने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-4 बार चाय को गर्म किया। लेखक ने बड़ी नरमी से अपने मित्र को जवाब दिया, मित्र, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये घोड़ा ही मेरे को ऐसा मिला जिसने मेरे को रास्ता भटका दिया। देख नहीं रहो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद कर रहा था। खैर, उसके मित्र सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही वह गुस्सा ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में
वह एक रास्ते पर एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले उन्होंने चाय सत्तू खाया। सत्तू का अर्थ होता है आटा और चने की दाल को पीसकर बनाया गया मीठा खाद्य पदार्थ। दोनों मित्रों ने वहाँ पर खाया, रात वहीं बिताई। रात को उनको गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा कहते हैं सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेह की तरह बनाया गया एक खाद्य पदार्थ। उन्होंने वह खाया और रात को वहीं बिताई। इस प्रकार हमारे ये भाग 2 पूरा हुआ है। हम इसका घर पे अध्ययन करेंगे और इसको और अधिक समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही में हम इसके प्रश्न अभ्यास 1 से लेकर 7 तक अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।